हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपका इंतजार हुआ खत्म। हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। आपने थंबनेल पर देखा होगा, इस टॉपिक का नाम है न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस टॉपिक की आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चैनल पर जितने लोग भी नए हैं आज, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब क्लास हम लोग शुरू करने जा चुके हैं। बिल्कुल क्लास बहुत ही एनर्जेटिक होगी। आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें, कोई भी बोर ना हो, कोई भी बिल्कुल अपने आप को वीक महसूस ना करे और पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को कम से कम 30 से 40 मिनट तक तैयार रखिए एनर्जेटिक वे में, ताकि लास्ट में जब केस स्टडी में आपको कराऊं इन टॉपिक्स पर तो आपको बहुत ईजी लगे करने में, ना कि आप परेशान हो जाएं। तो बात करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, हम शुरू करेंगे क्लास में बात करेंगे सबसे पहले न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, जिसमें कहा जाता है, उसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो इसको हम कहते हैं LPG, जिसका नाम है आप जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लास्ट में है ग्लोबलाइजेशन। LPG नॉर्मल लोगों के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगी, लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, बल्कि आपका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और LPG तो आपको एज इट इज अपना जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस याद रखना है वो तो एज इट इज याद हो ही जाएगा। तो बात करेंगे इस टॉपिक की, पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को देखना है और साथ ही साथ इस पे केस स्टडी भी करना है। तो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आ तो जाते हैं पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन लास्ट में वो बोर होने लगते हैं और भागने लगते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो इंटरेस्ट लेकर के क्लास को सुनते नहीं हैं। अगर आप पूरी क्लास को इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे तो आप केस स्टडी लास्ट में कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर बिजनेस स्टडी के लिए कुछ मेन है तो वो है केस स्टडीज, यानी बिजनेस स्टडीज में उसकी जान अगर कहीं पर अटकी है, उसकी जान कहीं पर अगर है तो वो केस स्टडीज में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडीज। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को समझ पाएंगे तो केस स्टडी भी आएगा, इसलिए सारे टॉपिक को पॉइंट वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बात करें सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की। अगर बात करें तो क्या रीजन था, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, बात किया जाए तो यहां पर जो इश्यूज हो रहे थे वो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस काफी बढ़ गई थी इंडिया के अंदर, और बढ़ता हुआ जो प्राइस रेट था, जो प्राइस थी वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस जो था वो भारत के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। इसलिए इनको एक नई पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ी 1991 में, जिसका नाम था LPG, यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया। इनके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इन तीनों को समझेंगे हम, टॉपिक वाइज समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, कीवर्ड्स के साथ समझेंगे कि इसमें क्या किया गवर्नमेंट में। जो 1991 में ये पॉलिसी बनी, इसमें सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिबरलाइजेशन। बात करें डियर स्टूडेंट अगर इस पहले टॉपिक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको याद कैसे रखना है, लिबरलाइजेशन याद कैसे रहेगा, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फिर भी, और अगर आपका केस स्टडी बनता है फिर भी कैसे सॉल्व करोगे, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। चलो बोर्ड पे देखो, लुक एट द बोर्ड, क्या गिवन है, एंड ऑफ लाइसेंस। ये कीवर्ड्स है जिनको बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, सब चीज मत याद करो, है ना, इतना तुम्हें याद हो गया। एंड ऑफ लाइसेंस आपसे बात किया, मैं कह रहा हूं सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखो। मेरे सारे क्लास देखो, बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितनी क्लासेस मैं बना रहा हूं, सब क्लासेस देखना और कई बार प्ले करके देखना एग्जाम में जाने से पहले। मैं तुमसे इस बात का चैलेंज करता हूं, तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं है। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हें मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, सिर्फ मुझे सुनो, बार बार सुनो, अगेन एंड अगेन सुनो। ये एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूं वो चीज लिख करके चले आना, उसी क्रम से, उसी सिस्टम से रख के आना जिसको मैंने बताया है। पहले हेडिंग, देन सब हेडिंग, कीवर्ड्स, इनके जो पॉइंट्स हैं, फिर डेटा, सब कुछ आपको लिखना है। इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपको इतना पता है कि एंड ऑफ लाइसेंस जो है जुड़ा है लिबरलाइजेशन से, तो बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। कीवर्ड में मैंने क्या कहा आपको बताऊं, मगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो केस स्टडी किस तरह से बनता है मैं आपको समझाऊं। केस स्टडी कुछ इस तरह से बनता है कि इसमें क्या हुआ कि लाइसेंस खत्म हो जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ एबोलिशन लाइसेंस, ये जो है बहुत सारी कंपनियां आ गई और वहां पर जो है बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो बताइए किस यहां पर न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की किस पॉलिसी की बात यहां पर की जा रही है, तो आप बताएंगे लिबरलाइजेशन की यहां पर चर्चा हो रही है। इस तरह से बनता है, यानी जिस भी केस स्टडी में आप देख लेते एंड ऑफ लाइसेंस, क्योंकि सरकार ने क्या किया था, लाइसेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था अपनी इस पॉलिसी में 1991 की, जिसमें आपको कहते हैं लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात करेंगे
कोटा एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, यानी कोटा के अलावा, सिर्फ कोटा ही नहीं, इसके अलावा सरकार का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था बिजनेस के ऊपर, सरकार के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, यानी उनके कंट्रोल थे, जिसे आप कह सकते हैं उनकी बहुत सारी बाधाएं थी, जिसको भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने खत्म किया। किस पॉलिसी के अंतर्गत? एलपीजी के अंतर्गत। एलपीजी में किसके अंतर्गत? लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, है ना। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया एंड कंट्रोल, यानी जो रिस्ट्रिक्शन थी, बाधाएं थी, कंट्रोल, अपना नियंत्रण हर चीज में रखते थे, उसको खत्म किया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या हुआ? बढ़ावा मिला, है ना। बिफोर 1991 ये सब चीजें होती थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला एंड लेस डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। और क्या हुआ? यानी एलपीजी के अंतर्गत, लिबरलाइजेशन के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर जो था वो उसका ज्यादा रोल हो गया अब, और गवर्नमेंट का कम रोल हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने समझा। लिबरलाइजेशन, अब हमें केस स्टडी में लिबरलाइजेशन कैसे पहचानना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए तो यही हमको बताना है कि इसमें सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था लाइसेंस को, कंट्रोल को कम कर लिया था, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर लिया था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था वो ज्यादा हो गया था, और उसके बाद सरकार का जो डिपेंडेंस था वो कम हो गया था। ये चीजें, इन पे हम बना के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी। तो हमें देखना पड़ेगा, इन सिम्टम्स को बिल्कुल माइंड में रखना है। अभी लास्ट में जब मैं केस स्टडी कराऊंगा तो उसमें आपको जवाब देना है। अभी आप, अगर आपको बात करना रहे ना, आप लाइव चैट में बात करो, कोई इश्यू नहीं है, लाइव चैट आपके लिए। मैं कहता हूं 5 मिनट बिफोर आ जाओ ना, टाइमिंग शेड्यूल होता है 4 बजे क्लास शुरू होती है, अब 5 मिनट पहले आ जाओ, सारी बातें आप लोग कर लो दोस्त में आपस में, ठीक है ना। 5 मिनट आप लोग खूब बातें करो, जब क्लास शुरू हो जाए तो क्लास को प्रॉपर देखो, उसके बाद जब केस स्टडी करूँ ना तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लाइव चैट में आके अपना जवाब दो। मैं जब सिम्टम्स बताऊंगा तो सेम टाइम मुझे तुम बताओ कि सर यहाँ पर इस जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, या यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात आपने किया है। तो बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या सीन क्रिएट हो रहा है, देखिएगा। आगे आपका सीन क्रिएट हो रहा है जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगर मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं तो इसमें क्या कहते हैं ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या हो गया इसमें? देखिएगा कीवर्ड्स, देखिएगा यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो समझिए सब समझ लिया आप। कह रहे हैं कि यहां पर जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर था, इनका रोल ग्रेटर होने लगा, यानी इनका रोल बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ध्यान से बिल्कुल सुनना, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि लास्ट में केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएंगी। बिना इनके तुम, जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे नंबर ही ना ले आओ, कम नंबर ही आए तुम्हारे, तुम फेल भी हो सकते हो अगर बिना केस स्टडी के तुम प्रिपरेशन के जाते हो। तो बात कर रहा हूं मैं, आपको बताया ग्रेटर रोल, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल शुरू हो गया, उसके साथ ही साथ लेस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो कम होता चला गया प्राइवेटाइजेशन में, और जो रोल था प्राइवेट सेक्टर का वो ग्रेटर यानी बढ़ता चला गया। आइए बात करेंगे, आगे गिवन है डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट्स में आप कॉपी पेन लेके लिखोगे। मैंने बहुत बार बताया है, लगातार 4 बजे की क्लासेस आपको रोज मिल रही है और सब में मैं यही बताता हूं कि कॉपी और पेन लेके लिखो। देखो डिसइन्वेस्टमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट डज मीन डिसइन्वेस्टमेंट। 1 मार्क्स में 4 ऑप्शन दे देगा तो आप क्या बताओगे? तो क्या सीन होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। अगर इस तरह की भी बात केस स्टडी में हुई है कि पब्लिक सेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रही है, मतलब पब्लिक सेक्टर का जो ये आपका इंटरप्राइजेस है वो ट्रांसफर हो रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या सीन क्रिएट हो रहा है? तो आप बताओगे यहां पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये इसके कुछ जो टर्म्स थे जिसको हम कहते हैं, आपको मैं प्रॉपर वे में बता के रखता हूं कि इनको कहते हैं कीवर्ड्स। अगर आपने इन कीवर्ड्स को जान लिया, मतलब कीवर्ड्स के बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी इजी लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो चुटकी बजाते हो जाएगा, और साथ ही साथ केस स्टडी भी आप कर पाओगे। आगे गिवन है, ये बात हो रही थी आपकी जिसकी बात हो रही थी इसका नाम था प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझना, इसका मतलब पूरी दुनिया से जोड़ना, हमें अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ना। क्या सीन हो रहा है समझना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ये कीवर्ड्स है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और क्या चीजें हैं? ग्लोबल इकोनॉमी, यानी आपकी इकोनॉमी ग्लोबल हो जाती है। यानी इसमें आपको बहुत ज्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजी वे में समझो कि अगर बिजनेस हमारा
अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, यानी कि बाउंड्री से, भारत की बाउंड्री लाइन से बाहर होने लगा, वहां से यहाँ आने लगा, सामान बिकने लगा और यहाँ के सामान बाहर जाके दूसरे देशों में बिकने लग गए, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का सीन है। ये सिम्टम्स हैं, ये कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको लक्षण बताऊंगा और आपको सेम टाइम उस केस स्टडी के दौरान मुझे फटाफट से लाइव चैट में आके आपको जवाब देना है कि सर ये सीन है, ये सीन है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, गिवन है, कहा जरा इंपैक्ट मैं बताऊंगा इस पॉलिसी के बाद। अगर मैं बात करूं तो ये सीन हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाहर से, विदेशों से यहां पर कंपनियां आएंगी, भारत के प्रोडक्ट जाके बाहर देशों में बिकेंगे। इस तरह का सीन अगर कहीं क्रिएट होता है तो वहां पर ग्लोबलाइजेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप इजी वे में लिख सकते हो कि यहां से इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना, भारत के सामान बाहर जाके बिकना, बाहर के सामान भारत में आके बिकना, ये तमाम चीजें ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें की जो लाइसेंस था और आपका बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट कंट्रोल था, वो सब कम हुआ था, इसकी वजह से ऐसा संभव हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। देखना, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हो। एलपीजी का क्या असर पड़ा इकोनॉमी पर, यानी अर्थव्यवस्था पर। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना, जरा सा भी बोर नहीं होना, जितने हो उतने लास्ट तक रहोगे, बिल्कुल बोर होकर के नहीं जाओगे और केस स्टडी इसमें करने में मजा आ जाएगा अगर तुम लास्ट तक बने रहो। ये शुरुआत में ये सब ट्रेलर है, पिक्चर तो लास्ट में शुरू होती है जब हम केस स्टडी करते हैं। गिवन है, क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर्स। अब एक चीज आप बता दो, अगर भारत देश में, आप एग्जाम्पल को समझो, आप भारत देश में अगर देखोगे जिसको कहते हैं पतंजलि को ही अगर छोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ पर कंपटीशन रहेगा? बाबा रामदेव हावी हो जाएंगे पूरी मार्केट के ऊपर? नहीं ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स बाहर से भी आ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, स्कूल के मामले में ही ले लो, अगर स्कूल के मामले में बहुत सारे स्कूल खुल जा रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा आपको बहुत ज्यादा और अपना सीन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी आपको अच्छी खासी क्वालिटी देनी पड़ेगी, तभी तो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यानी मतलब ये हो गया, जैसे जैसे आपकी ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, लाइसेंस कम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना शुरू कर दिए, फिर भी आपका बिजनेस बढ़ गया और आपको जो है ज्यादा लोग कंपटीटर हो गए। प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट सेक्टर जब इंक्लूड हो गया फिर भी वही सीन क्रिएट हुआ। ग्लोबलाइजेशन हो गया तो इवन बाहर से भी आपको कंपटीशन का सामना करना लगा। ठीक है, आप बाहर से भी, बाहर के लोगों से भी, बाहर की कंपनियों से भी कंपटीशन का सामना करने लगे। तो ये हो गया पहला इसका पॉइंट था, यानी पहला मैं बता रहा था इंपैक्ट क्या पड़ा है, इंक्रीजिंग कंपटीटर। ठीक है ना, यानी कंपटीशन जो है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी आपका जो कंपटीशन था वो बढ़ने लगा। दूसरा बात करें, मोर डिमांडिंग कस्टमर। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊं, पहले सिर्फ हुआ करता था जो बीएसएनएल के नेटवर्क हुआ करते थे, और बीएसएनएल वाले आपकी बहुत सुनवाई भी नहीं करते थे। आप उनको अगर कॉल करोगे तो वो मस्त होकर के आपको जवाब देते थे बिल्कुल कि भाई अगर आपको नेटवर्क का सीन नहीं है, नेटवर्क नहीं तो अपना आप मोबाइल बंद कर दीजिए, यानी कि सिम कार्ड जो उनकी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। लेकिन आज की डेट में क्या हाल हो गया बीएसएनएल का, आप देखिए, मतलब क्या समझ में आया, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा। मैंने फिर वही क्लास, पिछली वाली क्लास का नोकिया का मुझे एग्जांपल लेना पड़ रहा है। नोकिया का क्या सीन था, नोकिया पहले बिल्कुल उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था भारत के अंदर, तो लोग जो है हर हाल में उसी को खरीदते थे, तो नोकिया बिल्कुल एटीट्यूड में आ गया। तो क्या सीन क्रिएट हुआ उसके साथ यही सीन क्रिएट हुआ कि जैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर, यानी बहुत सारी कंपनियां मोबाइल की हो गई, तो वो बिल्कुल दबदबा गया। क्यों? क्योंकि वो जो थे डिमांडिंग कस्टमर थे उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। तो ये बात हो गई आपकी, ये सीन मैंने बता दिया आपको, जिससे डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये जो आपका था, दूसरा टॉपिक था, यानी ये कंपटीशन हो गया। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में मैं आपको बताऊं, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स क्या होता है, एक बार फिर से इसको समझे। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स का मतलब होता है, पहले फोन की कंपनियां भारत में कम थी तो डिमांड भी कम थी, और जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती चली गई तो डिमांड और अच्छा। आप एक कपड़े की दुकान पर जाइए, खासकर किसी लेडी के साथ जाइए, तो आप देखिए बहुत सारे ड्रेसेस निकलवा लेते हैं वो लोग। मैं भी अपनी मदर के साथ अक्सर गया हूं, छोटा था जब मैं, तो यही सीन क्रिएट होता है कि बहुत सारे कपड़े निकलवा लेने के बाद तब उसमें से पसंद आता है कोई एक दो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ना रहे, दो ही ड्रेस वो दिखाएं, तो दो में से एक आपको पक्का पसंद आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा अगर दिखला दी तो जल्दी समझ में ही नहीं आता। वही सीन है, यानी डिमांडिंग कस्टमर और डिमांड करने लगा। जब उनको वेराइटीज बहुत सारी मिलने लग गई ना, तो कस्टमर और डिमांड करने लगा, और जितना ज्यादा कस्टमर डिमांड करेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन है आपको उनको दिखाना ही पड़ेगा। पहले तो थोड़ा सा दिखा सकते हो कि मतलब उनके सामने तो आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, है ना। उसके बाद गिवन है, क्या कहा जा रहा है, देखेंगे तीसरा है जिसका नाम है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप एक चीज रखिए, एक
एक चीज समझिए, अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की, अगर इन सब चीजों से, एलपीजी की वजह से भारत में बाहर देशों से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप देखो यहां पर क्या होगा, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी भारत में बहुत तेजी के साथ जो है जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होगा। पहले के लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पसंद करते थे, लेकिन क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट देखना पसंद करेंगे? इवन कलर भी नहीं, उनको एलईडी और तमाम तरह की टेलीविजन आ रहे हैं, उनको देखेंगे। तो क्या सीन क्रिएट हुआ, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदलता चला जा रहा है, लोग भी बदलते चले जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे आप देख लीजिए एग्जांपल्स जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं समय के साथ और वो मार्केट से बाहर हो गए। नोकिया के साथ एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये हुआ था। अब यही सीन क्रिएट हुआ किसके साथ? बीएसएनएल के साथ। बीएसएनएल इतनी सारी कंपनियां आ गई मोबाइल की, तब भी वो बदल नहीं पाया। तो आज क्या है, बीएसएनएल बिल्कुल बर्बाद है। आपको पता है रीजन क्या उसके पीछे? सिर्फ यही है, ये देखिए टेक्नोलॉजिकल यानी रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा था। 4G लोगों को चाहिए था, अब तो 5G आने वाला है इवन, तो ये सब सीन हो रहा था। और कहाँ अपना जो है बीएसएनएल की बात करें तो बहुत अच्छा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, ये सारे इश्यूज हो रहे थे, इसकी वजह से उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा, वो कंपटीशन नहीं कर पाए। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जियो है, आइडिया, एयरटेल है, इन लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाए और उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा। अब बहुत रेयर उनको आप देख पाएंगे। उसके बाद गिवन है, बात किया जाए, कहा जा रहा है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लोगों को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं। पहले का क्या सीन हुआ करता था, पहले लोग बैंकों में आप जाते तो वहां पर आपको हाथ से जो है लिख करके आपकी बैलेंस को उसमें दिखा करके और सब तमाम काम जो है वो हाथ से पेन से ही हुआ करते थे, बही खाता वगैरह जिसको कहते हैं, तो उससे हुआ करते थे। लेकिन आज का सीन क्या है, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो जब कंप्यूटराइज्ड हो गया तो अपने लोगों को आपको कंप्यूटर सिखाना भी पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, कंप्यूटर आ गया बहुत अच्छी बात, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा, यानी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो क्या ये इतना इजी होता है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा ये जो सीन आप देख रहे हैं जिसको आप मार्कर और व्हाइट बोर्ड करते हैं, व्हाइट बोर्ड और मार्कर का इतना सीन नहीं हुआ करता था। तब ब्लैक बोर्ड चलता था, चौक चलता था, लेकिन अभी का क्या सीन है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्टर और सब तमाम चीजें काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। इवन ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही है, ये सब हमारे टाइम में सीन नहीं था और ऐसा इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। तो अब बात करेंगे कि आपको नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब अब हमें भी ट्रेन होना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ हम ऑनलाइन आके आपको पढ़ा सके। लेकिन ये कब होगा, जब हमें ये प्रॉपर कंपटीशन मिलेगा, है ना, कंपटीशन होगा और उसके साथ ही साथ हमें पढ़ाना पड़ेगा। जब सारे हमारे कंप्यूटर पढ़ा रहे तो हमें भी आना पड़ेगा, वरना हम फेल हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे, गिवन है, कह रहे हैं मार्केट ओरिएंटेशन, यानी मार्केट ओरिएंटेशन का भी हमें काम करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप देखिए, अगले पॉइंट से इसको और समझेंगे। लिखा हुआ है नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरत है हमें, नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी जो पुरानी चीजें चल रही थी उनको बदलने की आवश्यकता थी। यानी पहले की जो चीजें चल रही थी उनको हमें बहुत तेजी के साथ बदलना था। अगर हम उसको बदलते ना तो हमारा नुकसान हो जाता, और वही सीन हुआ। क्या चीजें हैं, हमें लगातार अपने आप को बदलना पड़ा, यानी आदत डालनी पड़ी कुछ नई नई चीजों की। मिसाल के तौर पर आप देखें, टेलीविजन की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट हमें हटाना पड़ा। कंप्यूटर भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, उसके जो स्क्रीन पर आता था, लेकिन अब हमको बिल्कुल कंप्यूटराइज और तमाम तरह की चीजें और नई नई चीजें टेक्नोलॉजी में आना पड़ा। और जैसे जैसे ये सब चीजें आती गई हमको वक्त के हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ा। तो ये पॉइंट था आपका, क्या चीज, नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी हमको चेंज करना पड़ेगा वरना नुकसान होगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, भाई पब्लिक सेक्टर को क्यों ना लॉस हो, जब सबसे ज्यादा जो है डोमिनेंट जो कौन हो गया है वहां पर डोमिनेंट हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो इनको लॉस तो होना तय था। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे, देखिए ये 7 पॉइंट हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है ये बिल्कुल अलग, जिसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। देखो एक चीज समझो, अगर आपको क्लास समझना है तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि आप इन पॉइंट्स को, इन हेडिंग्स को, इन सब हेडिंग्स को, इन कीवर्ड्स को, इन डेटास को आपको प्रॉपर वे में लर्न करना है। मैं कहता हूं मेरी क्लास देखने के बाद कुछ मत पढ़ो, आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी क्लास बार बार सुनते रहो। इसको सेव कर लो अपने पास मोबाइल में और उसको सेव करने के बाद बार बार सुनते रहो। मेरी सारी क्लासेस 9 जुलाई से पहले पहले बिजनेस स्टडीज मेरा पूरा यहां से पढ़ लेना। और अगर तुम्हारा कहीं से कोई नुकसान हो जाए, कोई भी ऐसा एक सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मैं यहां पे नहीं पढ़ाया हुआ। ये मेरा चैलेंज है, आप मेरे को कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ऐसा था, ये आपने नहीं पढ़ाया था और ये आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। एक एक चीज का मेरे पास प्रमाण होगा, प्रूफ होगा और
मैं क्लास में आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैंने पढ़ाया है। मैं बात करूं डीमोनेटाइजेशन की, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और केस स्टडी भी बन सकता है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है आप जानते हैं, नोट बैन का सीन होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूइंग अ करेंसी, यानी एक करेंसी जो चल रही होती है, एक नोट जो चल रही होती है, उसको हम एक समय में क्या करते हैं, उसको डिसकंटिन्यू यानी चलन से बाहर कर देते हैं। बेटा पूरी एनर्जी के साथ पढ़ोगे, क्लास में 1 मिनट के लिए कहीं भी किसी को इधर उधर नहीं होना है, लगातार क्लास में बने रहना है, वरना केस स्टडी तुमसे नहीं होगा, और केस स्टडी नहीं होगा मतलब तुमने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा, क्योंकि केस स्टडीज ही जान होता है बिजनेस स्टडीज का। और तुम समझ लो किसी के पास अगर जान नहीं रहेगी तो उसका क्या होता है। तो बात करेंगे, लिखा हुआ है डीमोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूइंग अ करेंसी, यानी एक जो करेंसी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है क्या होती है कि डिसकंटिन्यू हो जाती है, यानी चलन से बाहर हो जाती है, तो उसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी लर्न कर लो तुम कि इस तरह से इसको कहते हैं, और यानी डिसकंटिन्यूइंग ऑफ अ करेंसी, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया तो बन गया वो डिमोनेटाइजेशन हो गया। और अगर बात किया जाए भारत में सबसे पहली बार कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो आप लिखेंगे 1946। बेटा मैं इसी के लिए बात करता हूं, मेरी 3-4 चीजें हमेशा याद रखना। तुम्हें अगर 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, तुम्हें अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो याद कर लो 2-4 चीजें मैं हाथ पे गिरा रहा हूं। सबसे पहली जो चीज है वो हेडिंग का ध्यान रखना, सब हेडिंग का ध्यान रखना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है, ये जो डाटा मैं बता रहा हूं इन डाटास का ध्यान रखना, ठीक है, ये सब तमाम चीजें जो होंगी यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, अदरवाइज आप अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते। अगर आप अपने मन का करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो आप खुद रिजल्ट देखोगे कि आपके जो है आपके साथ का स्टूडेंट होगा जो मेरी बात मान के पढ़ेगा और एग्जाम देगा, उसके मार्क्स तुमसे अच्छे आएंगे और तुम्हारे नहीं आएंगे। मेरी गारंटी है, इस बात को नोट कर लो, पूरी गारंटी के साथ पढ़ाता हूं। लिखा है कि 1946 में, अब आपको एग्जैक्ट लिखना चाहिए कि 1946 में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको टॉपिक मिलता है व्हाटएवर टॉपिक यू गॉट ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन में है, लेकिन अगर इसको हेडिंग के साथ आप इसको भी लिख करके आएंगे, न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हुई, आपने लिखा, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, तो उसको लिखने के बाद एक हेडिंग डाल के ये सब भी अगर दिखा दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे का मतलब एक आध नंबर अगर कटने वाला भी होगा तो आपको वो मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ उसमें नया ऐड किया है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं याद रखना, हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स, डाटा, इन सब चीजों को लर्न करके रखना, एज इट इज लिखना, कोई इधर उधर नहीं। छोटी सी तो मेरी क्लास होती है और इतना ही आपको लिख के चले आना, इतना लिख के आ गए तो आपका काम हो गया। गिवन है, कहा जा रहा है कि सेकंड मतलब दूसरी बार कब हुआ था भारत के अंदर ये आपका डिमोनेटाइजेशन, तो कहा गया 1978 में हुआ था। पहला हुआ था 1946 में, दूसरा हुआ था 1978 में। दीज आर डाटा, ठीक है, इन डाटा को आपको जरूर याद रखना है। अगर इन डाटा को याद नहीं किया और आप एज इट इज नहीं लिख रहे हैं तो आप भूल जाइए, मेरी बात नोट कर लीजिए आप कॉपी और पेन लेके, कि आप भूल जाइए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सिर्फ आप पास वास हो सकते हैं भैया, पास वास हो सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छा नहीं पसंद करता जो सिर्फ पास का टारगेट लेके चलते हैं। अगर करना है तो कुछ करके दिखाओ, ठीक है, समथिंग स्पेशल ना, कि आप एक सेलिब्रिटी की तरह जाने जाओ कि भैया वो जो है वो लड़का वो तो 90% प्लस मार्क्स लाया था, और लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें। और वो तभी पॉसिबल है जब इन एग्जैक्ट बातों का ध्यान रखोगे। इन्हें बिल्कुल वो मत करो ना कि एक कभी और हुआ था, एक अभी हुआ था, ये सब कोई सीन नहीं होना चाहिए। आपका यही सीन होना चाहिए कि 1946 में आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि पहला नोट बैन हुआ था, यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। दूसरी बात करें तो 1978 में हुआ था, ये सीन समझो। तीसरा बात करें, अगर नोट बैन की बात करें तो ये तो आपको अंडरस्टूड है, आप तकरीबन सभी लोग इस नोट बैन को जानते हैं। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने 500 और 1000 के नोट जो है उनको बैन किया था। तो ये डियर स्टूडेंट आप बात समझिएगा, डिमोनेटाइजेशन में हमें समझ में आ गया, दीज आर डाटा, इन्हें एग्जैक्टली आपको लर्न करना है। पहला डिमोनेटाइजेशन कब हुआ है? 1946 में हुआ है। दूसरा डिमोनेटाइजेशन कब हुआ है? 1978 में हुआ है। और तीसरा 8 नवंबर 2016 में हुआ है, जिसमें 500 और 1000 के नोट जो है वो उसको बैन करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का क्लास, जिसको आपने क्लास को पूरा समझ लिया है। अब इन क्लास पर अब ना मैं एक्टिव हो जाऊंगा तुम्हारे लाइव चैट में भी, और तुम्हें उसमें आंसर दूंगा मैं।
कि आप जो बता रहे हैं क्या वो सही है। अब हम लोग केस स्टडीज करने जा रहे हैं और इन केस स्टडीज के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस क्लास को प्रॉपर सुना है और मेरी बात को समझा है वही इस केस स्टडी का जवाब दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एक्टिव होने जा रहा हूं, अब ग्रुप में बिल्कुल एक्टिव होने जा रहा हूं, लाइव चैट में मैं आपको देखूंगा और आपके जवाब को मैं बताऊंगा कि आप कौन सही बता रहे हैं और कौन गलत बता रहा है। तो आइए एक बढ़िया सा केस स्टडी करते हैं और उसके बाद आपके जवाब लेते हैं। तो आइए देखते हैं केस स्टडी। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस केस स्टडी को, लेकिन एक बात और पहले से बता दें, पूरी एनर्जी के साथ इसको देखना है। अगर तुम जरा सा ढीले पड़े तो गया पूरा केस स्टडी, कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। और इस केस स्टडी में ही पूरी जान होती है बिजनेस स्टडीज की। तो तैयार हो जाओ बिल्कुल केस स्टडी के। लेकिन उसके पहले भी मैं बता दूं कि जितने लोग लाइव देख रहे हो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट से। लाइक बिना किए चले जाते हो, ये बिल्कुल गलत बात। और कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जब आप लाइव चैट में काम कर रहे होते हो तो लाइव चैट बाद में शो नहीं करता है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जाते जाते कमेंट भी करके जाना है। लाइव चैट का अलग सीन है, कमेंट का अलग सीन है। क्लास कैसा रहा उसका फीडबैक तुम हमें कमेंट में देके जाओ। सब कोई ऐसा नहीं करेगा बिना कमेंट लिखे जाएगा। और सब वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले फटाफट से अभी लाइक कर लो। उसके बाद की एक इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट से, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है जो नंबर, इस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी को शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए जब केस स्टडी करो। पूरे क्लास के बाद मुझे भी इसका इंतजार रहता है केस स्टडी का, और आपको भी इंतजार रहता है। तो मैं केस स्टडी पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मैं सिम्टम्स बताऊंगा, तुम्हारा लाइव चैट में देख रहा हूं। लाइव चैट में हमें बताओगे कि ये सिम्टम्स सर आपने बताया, यहां पर प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या डिमोनेटाइजेशन या आपका जो है लिबरलाइजेशन है, जो भी सीन क्रिएट होगा फटाफट से बताओगे। मैं केस पढ़ना शुरू कर रहा हूं और केस पढ़ने के साथ साथ आपको एक एक सिम्टम पे तुरंत फटाफट मुझे बताने जाना है। आपको लाइव चैट में आकर के फटाफट मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी। तो आइए बात करते हैं इस केस स्टडी को। मैं पढ़ना शुरू कर चुका हूं, अब इसको आप देखेंगे बहुत इजी वे में। आइए बात करते हैं केस स्टडी में। बात करें तो लिखा हुआ है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, लिखा हुआ है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। Z इज अ स्लोगन, कह रही है जो Z है वो एक स्लोगन है। क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। Z जिसका नाम है ZED, और ये है एक स्लोगन, है ना, क्वाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये किसने दिया है? ये प्राइम मिनिस्टर ने दिया है ऑफ इंडिया, यानी भारत के। इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। विथ रेफरेंस, क्या मकसद था? इन्होंने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का स्लोगन क्यों दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? ये भी सुनो। विथ रेफरेंस टू द मेक इन इंडिया। किसके लिए दिया है? मेक इन इंडिया के लिए दिया है। अभी तक कोई सिम्टम पकड़ में नहीं आया है, जो मैंने आपको क्लास दी है कोई सिम्टम केस स्टडी का अभी तक नजर नहीं आया है, ठीक है ना। इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव कुछ नवाचार नया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार ने इसको लॉन्च किया है। द स्लोगन रिफ्लेक्ट्स, यानी स्लोगन क्या रिफ्लेक्ट करता है? इस स्लोगन से क्या पता चलता है? द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी हमें इफिशियंसी पता चलती है, यानी कुशलता पता चलती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, है ना। द प्रोडक्ट्स हैव नो इफेक्ट्स, यानी प्रोडक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। एडवर्स, यानी कि प्रोडक्ट का कोई भी उल्टा असर, एडवर्स जो है बुरा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंटल, यानी कि एडवर्स इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल, यानी कि कोई भी इसका विपरीत प्रभाव इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल नहीं होगा, इकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद द जेड मॉडल एम्स, ये जो जेड मॉडल प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, इसका एम्स यानी एम मतलब उद्देश्य है। मैं आपको, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतनी लंबी केस स्टडी अभी तक पढ़ चुका हूं, अभी तक कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है। ये सारी फालतू की बातें हैं अभी तक, जिसमें आपको कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है कि लिबरलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है या डिमोनेटाइजेशन है या इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात हो रही है। कोई सिम्टम नजर नहीं आया है अभी तक। एम्स टू एम का मतलब उद्देश्य था, क्या था? टू मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे। ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में। देखो ये वर्ल्ड एक शब्द आया, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया। देखो याद करना, अब यहाँ पे सिम्टम मिलना शुरू हो गए, जैसे वर्ल्ड की बात आई ना, सिम्टम मिलना शुरू हो गए। मुझे आपको लाइव चैट में फटाफट से आपका कमेंट चाहिए, मुझे आपको बताना है। आप मुझे बताओगे फटाफट से कि वर्ल्ड किस में मैंने बताया है।
एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को बचाना है कहाँ से, डेवलप्ड इन इंडिया, जो डेवलप हो रहा है इंडिया में, फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड, जिससे कि ये रिजेक्ट ना होने पाए बाय द ग्लोबल मार्केट। लो दूसरा सिम्टम भी आ गया, ग्लोबल मार्केट। जल्दी से मुझे फटाफट लाइव चैट में आके बताओ, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट में देख रहा हूं कि ग्लोबल की अगर बात आ गई, वर्ल्ड की बात आ गई, तो किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसमें किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। जब आपकी बात मैं करता हूं ग्लोबल की, जब मैं बात करता हूं वर्ल्ड की, उसके बाद लिखा हुआ है मोर एवर बिफोर द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च, यानी कि जब इसके पहले जब आपका ये जो था इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था, कह रहे हैं कि द लिमिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो लिमिट्स थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अभी तक कोई सिम्टम नजर नहीं आया है। इन वेरियस सेक्टर्स हैड बीन रिलैक्स्ड, उनको रिलैक्स कर दिए। यानी क्या है, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो रिलैक्स्ड हुआ, रिलैक्स्ड यानी छूट मिल गई। याद रखना दूसरा सिम्टम रिलैक्स्ड में नजर आ गया है, रिलैक्स द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। लो जी आ गया दूसरा सिम्टम, और जबरदस्त सिम्टम, एक सिम्टम ग्लोबल और दूसरा सिम्टम लाइसेंस। यही काफी हो गया केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। देखना, वाज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंसेस। लो अगेन लाइसेंस आ गया, किसका कीवर्ड है लाइसेंस बताना। वाज इंक्रीज टू 3 years वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वर ऑल्सो रिलैक्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कहा जा रहा है 3 इयर्स के उनको 3 इयर्स के लिए लाइसेंस को रिलैक्स किया और प्रोसीजर को और लंबा बढ़ा दिया, जिसमें यह कहा गया कि नॉर्म्स को और जो प्रोसीजर थे वर ऑल्सो रिलैक्स, इनको भी रिलैक्स कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा। हम कह रहे केस स्टडी इतना लंबा चौड़ा हमने पढ़ा, लेकिन मात्र 2 चीज थी, 2 थिंग ओनली, जिसने कि आपको बता दिया यहां पर केस स्टडी का जवाब क्या होगा। पहली चीज थी आपका ग्लोबल मार्केट और दूसरा था लाइसेंस। बस डियर स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया, आपका केस स्टडी खत्म हो गया। सिर्फ 2 सिम्टम्स, सिर्फ 2 कीवर्ड्स। अब आप देखो मुझे कमेंट सेक्शन में नजर आ रहा है, मुझे लाइव चैट में दिख रहा है प्रॉपरली कि किस तरह से आपका जवाब आ रहा है, और फटाफट से आप बता पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स ओनली कि यहां पर कौन से आपने सिम्टम्स पाए हैं और केस स्टडी आपने कैसे सॉल्व किया है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात बता दूं मैं, ये केस स्टडी पूरा सॉल्व हो चुका है, ये मैंने नहीं किया, आपने किया। कैसे, आपने बता दिया, समझ गए आपकी जहां पर ग्लोबल शब्द की बात आ गई वहां पर ग्लोबलाइजेशन हो गया। जैसे ही लाइसेंस की बात आई, मैंने पहले ही बताया था कीवर्ड्स, लाइसेंस रिड्यूस होना, रिलैक्स करना, ये सब किसके कीवर्ड्स है, लिबरलाइजेशन के। यानी आपने दोनों पकड़ लिया है बिल्कुल सही, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस केस स्टडी को अपनी फेयर नोट्स में लिखना, साथ ही साथ इसका आंसर जो मैंने बताया है वो भी लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी इसको मुझे कमेंट में, लाइव चैट के अलावा कमेंट में तुम्हें लिख करके जाना है, पूरा फीडबैक देना है, अच्छा या खराब कोई सीन नहीं है, और वीडियो को सारे लाइक करके जाओगे। थैंक यू वेरी मच।